गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम एक चालक का जो लेटिस है, जिसे हम जालक या जाली कहते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं कि उसमें किसी जालक में जो परमाणु होते हैं वो इस तरीके से बंधे होते हैं, जैसे हम लोग जाली में कुछ वस्तुओं को इस तरीके से बांध दें। तो एटम की जो पोजीशन है वो भी इसी तरीके से होती है। एटम के बीच में जो बंधन बनता है वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बनता है, यानी कि इस और इस एटम में जो बंधन बनेंगे वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण, इसमें जो बंधन होंगे वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण होते हैं। तो जब इस लेटिस का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय कुछ इलेक्ट्रॉन इस जाली में न बंध कर, यानी कि जो ये डोरी है उस डोरी में न बंध कर मुक्त हो जाते हैं, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये इस जाली में नहीं है, ये बाहर है। यहाँ मैंने एक दिखाया हुआ, ये भी बाहर है, और यहाँ एक दिखाया हुआ है, ये भी बाहर है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो एटम होते हैं उसके बंधन से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन इस लेटिस में यानी इस जाली में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जब हम इसे वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं या विभवांतर में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने लगते हैं और वैद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। मान लीजिए एक एटम में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो लगभग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यानी कि इतने आयतन में लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। आइए आज इसके बारे में समझते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। आइए अनुगमन वेग को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक चालक है जिसकी लंबाई L है और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है। अभी यह मुक्त रूप में है। मुक्त का अर्थ हुआ कि हमने इसे किसी भी विद्युत धारा के स्रोत से या विभवांतर के स्रोत से नहीं जोड़ा है। अब जब हम इतना समझ चुके हैं कि कोई भी चालक है उसके अंदर हर समय मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक्शन को यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, मान लीजिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो हर समय गति करते हैं। उसने गति की, यहाँ पर उसकी टक्कर किसी परमाणु से हो गई या आयन से हो गई और उसकी दिशा इस तरीके से बदल गई। फिर यहाँ पर उसकी टक्कर हुई, फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। फिर उसकी यहाँ पर टक्कर हुई, फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। फिर यहाँ टक्कर हुई, फिर इस ऐसी डायरेक्शन हो गई। फिर यहाँ पर टक्कर हुई, फिर यहाँ डायरेक्शन चले गई। फिर यहाँ टक्कर हुई, फिर ऐसी डायरेक्शन हो गई। फिर यहाँ पर टक्कर हुई, ये डायरेक्शन हो गई। तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में किसी भी चालक के अंदर रुकी हुई अवस्था में नहीं होते हैं, बल्कि लगातार वो मोशन करते रहते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो दिशा है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसी तरीके से आप कल्पना कीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और उन सब के पथ इसी तरीके के होंगे। तो देखिए इसके कारण क्या होने वाला है। देखिए अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की गति दिखाते हैं तो चालक के अंदर कुछ इस तरीके की व्यवस्था, यानी कि एक अव्यवस्थित व्यवस्था बन जाएगी, जिसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी दिशा में लगातार गति करते हैं, जिसे हम रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति कहते हैं। जिसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही दिशा में गति नहीं करते हैं, बल्कि जितनी दिशाएं उन्हें मिलती हैं उन सभी दिशाओं में गति करते हैं। और यही वो कारण है जिसके कारण चालक के अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की गति एक दिशीय न होके बहुदिशीय होती है और इनमें हमें कोई भी वैद्युत धारा का फ्लो नहीं मिलता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की गति को, जो कि थर्मल एनर्जी के कारण है, उसे हम ऊष्मीय गति कहते हैं। मान लीजिए किसी क्षण इस चालक में
n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम एक कंडीशन ले रहे हैं जिसमें हम लोग n फ्री इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन की एक इनिशियल स्पीड होगी, तो मान लीजिए वो स्पीड n इलेक्ट्रॉन के लिए u1, u2, u3 अप टू un है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वह u1 प्रारंभिक वेग से, दूसरा u2 प्रारंभिक वेग से और तीसरा u3 प्रारंभिक वेग से, और इसी प्रकार से जो nवां इलेक्ट्रॉन है वो un प्रारंभिक वेग से गति कर रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की गति का निर्धारण करना मुश्किल है। यदि हम ये देखें कि चालक के अंदर इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो नेट मोशन है या जो गति की जो एक दिशा है वो क्या है, तो हमें पता लगा वो एक कोई भी दिशा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके सबके जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का जो औसत वेग होगा, यानी कि जो एवरेज स्पीड होगी वो शून्य होगी। शून्य क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो किसी भी दिशा में नहीं है। यहाँ पर u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un और एवरेज लेने के लिए हम अपॉन n करेंगे इज इक्वल्स टू 0 लिखा जाता है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा कि जब किसी भी चालक को हम वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी गति की कोई फिक्स डायरेक्शन न होने के कारण जो औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है इनिशियल, उसका जो वैल्यू होगा वह शून्य हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब इस चालक को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होता है। तो आइए चित्र के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो चालक है उस चालक को हमने एक वैद्युत क्षेत्र में रख लिया है। यहाँ देखिए चालक है जिसकी लंबाई L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिया था हमने। उसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज ले लिया है जो कि V वोल्टेज है। इस वोल्टेज के कारण, यानी कि जो विभवांतर हमने लगाया है, इस विभवांतर के कारण इसके सिरों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र का सेटअप हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ होगी, तो इसकी दिशा यहाँ से लेकर इस तरफ को है। यहाँ पर यह दिखाया गया है। अब आप इस चीज को देखिए कि जब वैद्युत क्षेत्र इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है तो क्या होता है। फिजिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज होता है वो सारी चीजें आप जानते हैं। आप मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी आवेश हैं। तो यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश होता है तो उस आवेश पर क्या होता है? उस आवेश पर बल लगता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन सभी इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। उस बल का मान F इज इक्वल्स टू माइनस ई होगा, जहां ई वैद्युत क्षेत्र है और जो ई है वह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। नेगेटिव का अर्थ यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, यानी कि जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। पहला पॉइंट ये हमें समझ में आ गया। और अच्छे से समझने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन पर डिस्कस करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर बल लगा F इक्वल्स टू माइनस ई और इसकी गति की डायरेक्शन इधर को हो गई। इस बल के कारण चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अपना द्रव्यमान भी होता है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित होने लग जाएगा। अब जब त्वरण होता है, जब हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण में दो चीजें होती हैं। एक दिशा, यानी कि दिशा में परिवर्तन होना चाहिए, और दूसरा गति में परिवर्तन, यानी कि गति में भी अगर चेंज होता तब भी त्वरण होता है और अगर दिशा भी बदलती है तो तब भी त्वरण होता है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें एक समान त्वरण लगेगा, क्योंकि यहां पर हम जो वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं वह एक समान वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया जाएगा तो E का मान सारे इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही है, वैद्युत क्षेत्र भी एक ही है, तो जो बल का मान होगा वह एक होगा। अब देखिए जो त्वरण होता है A इज इक्वल्स टू F अपॉन M, तो सारे इलेक्ट्रॉन के लिए जो द्रव्यमान होता है वह भी एक ही होता है।
तो F समान है, M समान है, तो त्वरण भी समान होगा। यानी कि सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन समान रूप से त्वरित होंगे और त्वरित होंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो जो कॉन्सेप्ट था वो हमें अब पूरा का पूरा समझ में आ चुका है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में गति करने लग जाते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म होती है। इसके पीछे कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो जब वो एक डायरेक्शन में आते भी हैं तो उनके बीच बहुत ज़्यादा टक्कर होती है, जिसके कारण जो गति है वह बहुत धीमी रहती है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पर भगदड़ मचा हुआ है, तो उस भगदड़ में जब लोग चलते हैं तो गति बहुत स्वाभाविक न होके बहुत कम गति होती है। तो यही इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। एक और मुख्य बात को समझ लेते हैं कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो मान लीजिए यहां से उसने गति करना प्रारंभ किया और यहां पर टक्कर हो गई, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहां टक्कर हुई, फिर यहां तक गति की, फिर यहां पे टक्कर हो गई, फिर इतनी गति की थी, फिर टक्कर हो गई। तो आप देखिए जो टक्कर है उन टक्कर के बीच में एक टाइम लगता है। मान लीजिए ये टाइम τ1 है, ये टाइम τ2 है और ये टाइम τ3 है और इसी तरीके से ये टाइम τ4 है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो लगातार टक्कर करते रहते हैं और उन टक्करों के बीच का जो समय है वह भी अलग अलग है। तो सबसे पहले जो दो क्रमागत टक्कर होती है, क्रमागत का अर्थ हुआ ये और ये, या ये टक्कर और ये टक्कर, या ये टक्कर और ये टक्कर। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। इंग्लिश में से रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। नाम में ही छुपा है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि इतने बीच वह रिलैक्स रहा, आराम से रहा। तो श्रांति काल को डिफाइन करना बड़ा आसान है। दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल कहते हैं। अब चूंकि यह जो श्रांति काल है वह फिक्स नहीं है, देखिए यहां पर ये जितना होगा यहां पर उससे अलग होगा, यहां पर उससे अलग होगा, यहां पर उससे अलग होगा। तो जितनी भी श्रांति काल होते हैं उन सब का औसत हम लेते हैं, जिसे हम औसत श्रांति काल कहते हैं। फाइनली इसके लिए हम देखिए डेरिवेशन इस तरीके से करेंगे। हमने देखा था कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन केवल चालक के अंदर थे यानी वैद्युत क्षेत्र में नहीं थे, तो जो उनका उष्मीय वेग था उसका औसत 0 था। तो इक्वेशन नंबर 1 हुई। दूसरी कंडीशन हमने देखी, जब हमने चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया था तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो है बल लगा था, तो उस बल का मान था F = -EE और इस बल की जो दिशा थी वह वैद्युत क्षेत्र में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर थी। इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरण उत्पन्न हो गया था जिसका मान F/m होता है। F का मान अगर हम यहाँ रख दें तो ये -EE/m हो जाएगा। जो -E है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिखा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइन का अर्थ होता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति। तो त्वरण हमें मिल चुका है। इस त्वरण के कारण जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं जिनके प्रारंभिक वेग u1 थे, u2 थे, u3 थे, उनमें एक नया वेग आ जाएगा क्योंकि उनकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है और हो सकता है किसी के वेग में भी परिवर्तन हो। तो गति का जो प्रथम समीकरण है v = u + at, इसका प्रयोग करते हुए हम उनके अंतिम वेग प्राप्त कर लेंगे। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वेग होगा v1 = u1 + a τ1। देखिए त्वरण a ही रहेगा। ऐसे ही दूसरे के लिए v2 = u2 + a τ2 हो जाएगा और इसी तरीके से हम और के लिए भी लिख सकते हैं। तो vn = un + a τn हो जाएगा। जब मैं आपको अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट बता रहा था तो ये वही चीज थी कि जो ये लास्ट में यहाँ पर अंतिम वेग हमें प्राप्त हुए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, तो इनका भी हमें औसत लेना पड़ेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के कारण तो धारा बह नहीं रही है। तो इन सब का जो औसत होगा उसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग का अर्थ होता है कि जो
वैद्युत क्षेत्र हमने चालक पर लगाया हुआ है, उसके कारण जो अंतिम वेग हैं उन अंतिम वेगों के औसत को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो इनका औसत लिया जाए तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए मान रख दीजिए u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 और इसी तरीके से vn प्लस a टाउ n और अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसके हम दो भाग करेंगे, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n और प्लस देखिए a हमने कॉमन ले लिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n अपॉन n। देखिए इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, ये वाले टर्म हमने एक साथ ले लिए हैं और जो दूसरे टर्म थे वो हमने एक साथ ले लिए हैं। इससे क्या हुआ, इसका मान शून्य है, जो पहली इक्वेशन है इसमें इसका मान शून्य है, यानी कि ये शून्य हो गया और ये जो वैल्यू है a, और इसको हम फिर से जो शांतिकाल मैंने आपको बताया था शांतिकाल का औसत कहेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई a टाउ प्राप्त हुई। इसे हम लोग vd से दिखाते हैं और यही जो vd है यानी कि औसत अंतिम वेग है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। फाइनली इस फॉर्मूले में हम यहां पर a का मान रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस e अपॉन m टाउ। तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है, यही अनुगमन वेग का फॉर्मूला है जो कि हमने बहुत आसानी के साथ प्राप्त कर लिया है। केवल दो कॉन्सेप्टों पे आपको काम करना था, एक ये कि जब चालक वैद्युत क्षेत्र में ना हो तब क्या होता है, तो वो ये स्थिति थी, और दूसरी वो स्थिति जब चालक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो तब क्या होता है। उसके लिए भी सारी जानकारी आपके पास थी। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे उन पर बल लगा तो उनमें द्रव्यमान था, उसके कारण उनमें त्वरण हुआ और त्वरण के कारण उन्होंने एक अंतिम वेग प्राप्त किया और उन्हीं अंतिम वेगों का जो औसत था उसे हमने अनुगमन वेग कहा। जो अनुगमन वेग की कोटि है वह 10⁻⁻⁴ मीटर की होती है, जो कि बहुत सूक्ष्म मान है। तो जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अनुगमित होने लगते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इसका हम केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म देखें तो इसे आप ई अपॉन m टाउ से याद रखें और इससे रिलेटेड जो बाकी फॉर्मूले होंगे उन पर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहें चैनल को। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि उन समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो भी मैंने आपको विस्तृत रूप में पढ़ाया है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो के अंत में आपके लिए रख रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से नोट बना पाएं। तो उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।